अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। बहुत ही बुरी खबरें आ रही हैं पाकिस्तान से, ख़ासतौर पे सैलाब के हवाले से, जो कि मेरा ख़्याल है कि जो 200 का फ़िगर दिया जा रहा है, मुझे लगता है कि इससे भी ज़्यादा तादाद जो है वो इसमें शहीद हुई होगी, क्योंकि जो तबाही हम देख रहे हैं तौबा इस्तग़फ़ार, वो तो देखी नहीं जाती है। और इतना अचानक और इतनी जल्दी सब कुछ हुआ और बदल गया। उसके कई फैक्टर्स भी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आदमी का कंट्रोल भी नहीं रहा होता। उसका ज़रा स तजिया करेंगे। लेकिन उससे पहले जो बड़ी खबर है आज यहाँ पे इंटरनेशनली, वो तो है पुतिन की और ट्रंप की मुलाकात, जो कि काफ़ी दिनों से एंटिसिपेटेड भी थी और काफ़ी उसके ऊपर लोगों को उम्मीदें भी लगी हुई थी। उसका क्या नतीजा निकला है, उसका ज़रा चेक करेंगे। और फिर इंडिया का जो यौम आज़ादी था, उस पे जो तकरीर की है मोदी ने, वो भी ज़रा ज़ेर बहस लाने की कोशिश करेंगे। वो टाइम मिला तो 1-2 चीज़ें और भी डिस्कस करेंगे। इन तमाम अमूर पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर राइटर जनाब साद हफ़ीज़ साहब। साद भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम सलाम हसन हसन। साद भाई, बहुत शुक्रिया। मेरा ख़्याल है कि ज़रा थोड़ा-सा ये पहले भुगता लें, ये जो है ट्रंप और इसका पुतिन का मसला। ये जो काफ़ी इसके ऊपर चर्चा हुई है अभी तक, लोग बातें कर रहे हैं, क्या हुआ, कैसा हुआ? मैंने जो देखा उसमें मुझे तो इनकन्क्लूसिव सी एक ये मीटिंग लगी है, जिसमें किसी ने कोई कमिटमेंट नहीं की, बल्कि जो क्वेश्चंस थे, उनके आंसर्स भी नहीं मिले और मज़ीद वेगनेस जो है, वो हमें नज़र आ रही है। व्हाट इज़ योर टेक ऑन? जी हाँ, बिल्कुल ये सारी चीज़ें हुई हैं उसमें। ये तो क्लियर है कि ये मीटिंग जो है कोई इसका कंक्लूजन निकलने वाला नहीं था ऐसे भी, क्योंकि इतने ही फार अपार्ट हैं सब लोग इस सिचुएशन में यूक्रेन की, कि मेरे ख्याल में इतनी जल्दी इसका सोल्यूशन यहाँ डेवलप नहीं होगा। आई थिंक इट्स क्लियर कि अगर किसी ज़मीन की और लैंड की कोई डील होगी, जिसमें कि कुछ ऑक्यूपाइड लैंड इधर चली जाए, कुछ ऑक्यूपाइड लैंड उधर चली जाए, तो उसके लिए तो बहुत टाइम लगता है उसमें, उसकी एनालिसिस करने में, उसकी निगोशिएशंस करने में और उसके फाइनल कंक्लूजन लाने में। लेकिन आई थिंक कि उनके लिए यही एक चीज़ थी जो कि बड़ी क्रिटिकल थी। बट आई थिंक मोर इम्पॉर्टेंट देन दैट इज द बॉडी लैंग्वेज बिटवीन द टू मैन। हाँ, हाँ, हाल में इसमें पुतिन came across as very confident, even though he should be under pressure. He is हाँ, very confident. It looks like he's not budging. और यू नो ट्रम्प की तो आपको पता ही है कि इट्स वेरी हार्ड टू डिसाइफर हिम क्विकली। और वो आई थिंक उनकी भी एक स्ट्रेटजी यही है कि ये जो है जंग खत्म तो हो जानी चाहिए, लेकिन ये मेरे ख्याल में ये रियलाइज करते हैं कि इनको पुतिन को ज्यादा देना पड़ेगा टू ब्रिंग इट टू अ कंक्लूजन दैट विल बी इन द इंटरेस्ट ऑफ एवरीबॉडी। और वो ज़ेलेंस्की और जो यूक्रेन है वो चेंज करने को तैयार नहीं है अभी फिलहाल। आई डोंट थिंक दे आर विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि वो सोचते हैं कि उनकी यूरोपियन सपोर्ट है। सो आई डोंट थिंक कि ये जो सिचुएशन है जल्दी रिजॉल्व होगी। या भी 1-2 और फोटो ऑप होंगे, आगे चल के भी मीटिंग्स होंगी बिटवीन पुतिन एंड ट्रम्प, एंड देन वी विल सी कि भाई आगे ये शेप अप कैसे करता है। लेकिन जंग जो है ये यू नो अगर इनको नोबेल पीस प्राइज चाहिए, विच इज वेरी डेस्परेट ट्रम्प जो हैं, तो ये जंग अगर ये खत्म करा दें तो उसमें तो उनकी और क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी टू गेट द नोबेल पीस प्राइज, क्योंकि ये यूरोपियन चीज है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यूरोप की चीज है और ये नोबेल प्राइज भी यूरोपियन प्राइज है। ठीक है। लेकिन मसला ये है ना कि जो पुतिन है, जिस तरीके से उन्होंने बात की है, उन्होंने तो कोई कमिटमेंट वगैरह नहीं की है। लेकिन मैं प्रेसिडेंट ट्रंप को सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि जी बड़ी एक्सट्रीमली प्रोडक्टिव मीटिंग हुई है और एक मसले के ऊपर हमने बड़ी अच्छी बात की है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या ये नहीं हो सकता कि हो सकता है उनके दरमियान आपस में जो चीज़ें हैं वो तय कर ली गई हों, लेकिन उसको थोड़ा-सा उसको पोस्टपोन किया जा रहा हो, अनलेस कि उनकी बात हो जाए उनके साथ, ज़ेलेंस्की के साथ और यूरोपियन यूनियन के साथ, नेटो वगैरह के साथ। तो क्या इस तरह भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैंने पहले कहा कि इन दोनों की डील भी हो जाए, जैसे ट्रम्प की और पुतिन की, टू सेल इट टू द यूक्रेनियंस जो कि डायरेक्टली अफेक्टेड हैं, एंड टू सेल इट टू द यूरोपियंस जो कि यूक्रेनियंस को बैक कर रहे हैं। वो जरा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अल्टीमेटली यूरोपियंस के पास ज्यादा स्पेस नहीं है?
उनके पास ज्यादा लेवरेज नहीं है, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि भाई ये जंग खत्म हो जाए, बहुत हो गई इस जंग को और नुकसान बड़ा हुआ है इसका, यूरोप को भी नुकसान हुआ है। तो मेरा ये ख्याल है कि द यूरोपियंस विल परसुएड ज़ेलेंस्की टू कम अराउंड इवेंचुअली। लेकिन इसमें कॉस्ट भी तो दे सकते हैं ना, अगर वो नहीं मानेंगे ज़ेलेंस्की साहब, तो प्रेसिडेंट ट्रम्प तो पहले भी कह चुके हैं कि इसको चेंज किया जाए, वहां पे कोई और लीडर जो है वो सामने आए, तो अगर वहां पे भी रिजीम चेंज हो जाती है तो फिर क्या बनेगा? फिर तो आसान हो जाता है इनके लिए काम, टू एक्सेप्ट पीस ऑन पुतिन्स टर्म्स। अगर रिजीम चेंज हो गई एंड ज़ेलेंस्की इज इन द वे, अगर बीच में आ रहा है वो, उसको निकाल के बाहर करके इट विल बी इजियर फॉर देम टू इम्पोज एन आउटसाइड पीस इन यूक्रेन, तो ये करने दे विल बी विलिंग टू डू इट। लेकिन द क्वेश्चन इज कि कहां तक यूरोपियंस आर विलिंग टू डंप ज़ेलेंस्की एट दिस पॉइंट। मेरा नहीं ख्याल कि अभी इमीडिएटली डंप करने के मूड में हैं वो लोग। तो अभी जो हम सूरत हाल देखेंगे, क्या आइंदा आप फोर्सी करते हैं कि 2-4 हफ्तों के अंदर अंदर कुछ चेंजेस जो हैं वो आ सकती हैं? क्योंकि जब प्रेसिडेंट ट्रम्प ने उनको कहा कि नेक्स्ट मीटिंग भी हमारी होगी, तो उन्होंने कहा कि शुड बी इन मॉस्को, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, इस पे तो मुझे बड़ी हीट जो है वो बर्दाश्त करनी पड़ेगी और ये होगा वो होगा। तो क्या जो नेक्स्ट मीटिंग होगी उससे पहले पहले चीजें जो है वो आप समझते हैं कि उस तरफ जा सकती हैं कि सीज फायर कम से कम हो जाए? क्योंकि जब उन्होंने ये कहा ना ट्रम्प ने कि एक चीज के ऊपर हमने बड़ा अच्छा उसके ऊपर नतीजा निकलेगा, वो शायद सीज फायर ही हो सकता है, और क्या हो सकता है? नहीं, इमीडिएटली तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि सीज फायर ही हो सकता है इमीडिएट तो, और बड़ी ऑप्टिक्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सीज फायर हो जाए। अगर ये ऐसी चीज हो जाए तो अच्छा है प्रोसेस के लिए, लेकिन इतनी जल्दी सीज फायर होना तो इट मीन्स के ज़ेलेंस्की एंड हिज पीपल आर विलिंग टू एक्सेप्ट कि भाई अब ये जंग खत्म हो गई है और खत्म हो रही है, सो वी शुड एक्सेप्ट व्हाटएवर पीस इज ऑफर्ड टू अस। वो लग नहीं रहा है इस वक्त, लेकिन देयर इज एंटायरली पॉसिबल कि प्रेशर इतना डाला जाए इनके ऊपर, ज़ेलेंस्की के ऊपर, कि ये इधर ही गेट्स आउट ऑफ द वे और ही एग्रीज टू अ पीस। लेकिन वो पुतिन जो है वो डटे हुए हैं ना, वो अपनी डिमांड्स पे डटे हुए हैं। वो कहते हैं कि नहीं, मैंने जो जो इलाके फतह कर लिए हैं वो मैंने रखने ही रखने हैं। तो वो यूक्रेन वाले कह रहे हैं कि हमने इलाका तो नहीं देना। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि पुतिन विल विन आउट इन द एंड। वो इलाका है वो रख लेंगे जहां स्पेशली मेजॉरिटी रशियन पॉपुलेशन है, पर्टिकुलरली वहां जो है वो तो रख लेंगे ये। और इमीडिएटली तो लगता है कि ट्रम्प इज नॉट इंटरेस्टेड इन डिलीवरिंग व्हाट ज़ेलेंस्की वांट्स, ही वांट्स पीस ऑन एनी टर्म्स। ये जो बात आपने की है ये तो बड़ी फिर खतरनाक होगी ना, यूरोप के लिए भी और यूक्रेन के लिए भी। अगर इस तरह होता है तो फिर तो यूरोपियंस में भी डिविजन्स आ जाएंगी और फिर यूक्रेन भी ज़ाहिर है कि लेफ्ट अलोन फील करेगा। नहीं, वो अपनी जगह बात है, वो हो सकती है बातें ये सारी, लेकिन इट डिपेंड्स हु वांट्स पीस मोस्ट। यहाँ तो ये लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प के अपने रीजंस के लिए से पीस प्राइज एक चीज हो सकती है, बट आई थिंक ही वांट्स जेन्युइनली कि ऐसी वॉर खत्म हो जाए। और दूसरी चीज ये है कि रशिया में भी आपको लगता है कि पुतिन लुक्स वेरी कॉन्फिडेंट। ये मैंने चीज 3 साल पहले लिखी थी इन यूरोपियन मैगजीन के, देखें ये जो रशियन लीडर्स होते हैं, अनलेस दे आर विक्टोरियस, फुली विक्टोरियस, ये बचते नहीं है। इनकी हिस्ट्री आप देख लीजिए, इनके ये लोग बचते नहीं है। तो पुतिन हैज टू कम आउट ऑन टॉप, उनको प्राइस देनी पड़ती है। नेम देम, लंबी चौड़ी बात हो जाती है, बट आई एम मेकिंग माय पॉइंट कि ही हैज टू कम आउट अ विनर। और खैर वो कॉन्फिडेंस तो उनका नजर आ रहा था, वो जिस तरीके से वो आए हैं और जिस तरीके से वो बल्कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो थे मुझे थोड़ा सा जिटरी लग रहे थे, लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन जो थे वो काफी कॉन्फिडेंट थे। यू राइट। लेकिन अब जो अगला सिनेरियो है वो थोड़ा सा मुझे बताएं, फिर हम फ्लड्स पे आते हैं कि अब अगला सिनेरियो क्या देखते हैं, इसके बाद कैसे चीजें जो है पैन आउट होती हुई नजर आ रही हैं आपको? मेरा ये ख्याल है कि ये एक और 2 और मीटिंग्स ऐसी हो सकती हैं, नॉट नेसेसरीली इन मॉस्को, लेकिन आपको तो पता है कि टर्की ने भी ऑफर किया है कि भाई वहां आ जाएं, मीटिंग्स हो जाएं। In fact, he is invited and he is very close to Putin himself, Erdogan. तो ये भी हो सकता है, और ट्रम्प भी जा सकते हैं वहां। तो फॉलो अप मीटिंग्स होती रहेंगी। अभी ये डिटरमिन करना कि भाई, और ये भी देखना है कि भाई यूरोपियंस क्या करते हैं, वो भी इन्वॉल्व होते हैं या नहीं होते एट अ सीनियर लेवल। तो इमीडिएटली तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन मेरे ख्याल में जैसे आप कह रहे हैं कि 1 महीने भर के बाद, 2 महीने के बाद कुछ आउटलाइन नजर आ जाएगी।
हाँ, क्योंकि क्योंकि ट्रम्प जो है वो ही इज़ हेल बेंट ऑन या गेटिंग द नोबेल। तो जी उसमें जी वो तो मतलब उसने तो कहना है मुझे जो मर्ज़ी करके दो, मुझे नोबेल चाहिए। तो वो जी अल्टीमेटली मेरे ख़्याल है उसको मिल भी जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अब आते हैं जी, जो फ्लड्स आए हैं जी साद भाई, बहुत ही अफ़सोसनाक सूरत-ए-हाल हमने देखी है। जिस तरीके से फ्लड्स का सिलसिला हुआ, उसमें बहुत सारी जानें चली गईं। हमारा जो केपीके का एक हेलीकॉप्टर है, उसका पूरे का पूरा क्रू जो है वो उसमें शहीद हो गया, सारे के सारे लोग। ये क्या वजह है? क्यों इस तरह के फ्लड्स हमारे पास आते हैं? क्या क्या ये जो क्लाइमेट चेंज है, ये वजूहात हैं, या कुछ हमारे जो प्लानिंग्स हैं, अर्बन प्लानिंग या दूसरी प्लानिंग्स जो हमारे जो मुख्तलिफ इदारे करते हैं, वो नहीं करते हैं, उसके रास्ते के अंदर कॉलोनीज़ बना देते हैं, होटल्स बना देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। क्या रीज़न क्या है? मल्टीपल रीजंस है, और क्लाइमेट चेंज इज इंपॉर्टेंट रीजन। आपको तो आपने पता है कि देखा है कि 2022 से काफी पाकिस्तान में फ्लड्स आ रहे हैं और काफी डैमेज कर रहे हैं, और climate change is a huge issue, and they attribute climate change to be the primary reason for this flash floods जो आज हुए हैं और कल हुए थे। तो है तो बड़ा सीरियस इशू। अब क्वेश्चन ये है कि जी कसाना साहब कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी कैसे डेवलप करें फ्लैश फ्लड्स के लिए, ये बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि दीज आर इंस्टेंटेनियस ऑलमोस्ट। ये जो एक्टिविटी होती है काफी, इसको प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, तो हाँ, ये सही बात है, क्योंकि ये 1 घंटे के अंदर-अंदर डेवलप हुई है सारी सिचुएशन। जी हाँ, 1 घंटे के अंदर। अब इसी में आपने देखा कितनी लॉसेस हुई हैं, कितनी। तो मेरे ख्याल में यही है बेसिकली कि आप जैसे आपने पॉइंट आउट करेक्टली किया कि भाई प्लानिंग होनी चाहिए, अर्बन प्लानिंग होनी चाहिए, आपको ये जो एरियाज के अंदर अर्ली वार्निंग सिस्टम्स होनी चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए। बट हाउ डू यू प्रिवेंट डेथ एट दिस स्केल? ये किसी भी कंट्री के लिए बड़ा मुश्किल होगा मेरा हाँ। ख्याल। हाँ, ये सही बात है, क्योंकि इसकी आप प्लानिंग ये तो कर सकते हैं कि उसके रास्ते जो हैं जी वो जी ना रोके जाएँ, जो कि हम लोग वैसे करते नहीं हैं। अब देखिए ना, जिस तरह ये पानी देख रहे हैं, अब ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे उसका रास्ता रोका हुआ था, अब उसने रास्ता बनाया। लोग जो हैं किनारे के ऊपर घर बना के बैठे हुए होते हैं। जी अब बिल्कुल किनारे के ऊपर जब आप बनाएँगे तो फिर ज़ाहिर है कि कुछ ना कुछ तो वो करेगा ना, और पानी की तो जब आता है तो फिर पानी को रोका नहीं जा सकता। पानी तो रास्ता अपना खुद बना लेता है। उसके बिल्कुल रास्ते में जो भी चीज़ आती है उड़ा के रख देता है। जी हाँ, और सबसे ज्यादा आपने ये एक चीज नोटिस होगी कि इन्होंने केपी की जो गवर्नमेंट है, जो कि पीटीआई की गवर्नमेंट है, उसको ब्लेम करने की कोशिश की है काफी, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। इस चीज को पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। व्हाट डज दिस हाँ, हैव टू डू हाँ, विद पीटीआई? व्हाट डज हाँ, दिस हैव टू डू विद इमरान खान? इसकी तो हाँ। इस तरह की प्लानिंग तो 20 30 25 साल तक होती है, प्लानिंग फॉर समथिंग लाइक दिस। ये एक मिनट में नहीं होता। So the point of the matter, इसको politicize नहीं करना चाहिए, and they should make a plan, multiple plans 25 years down the road कि भाई इसको किस तरह contain करना है, manage करना है। आप eliminate नहीं कर सकते इसको। मेरा ख्याल है सभी, वैसे हम लोग हर साल ये बातें करते हैं। जी जी मैं तो जब से जर्नलिज्म कर रहा हूँ, यकीन करें, हम हर साल यही चीज़ें देखते हैं और उसके ऊपर लिखते भी हैं, बोलते भी हैं। जी लेकिन हम लोग सबक नहीं सीखते। ये हमारी पता नहीं क्या नेचर है। जो है ना, मुनीर न्याज़ी ने कहा था कि हरकत तेज़ तर है और सफ़र आहिस्ता-आहिस्ता। हम लोग बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हमारा जो दायरों वाला सफ़र है वो ख़त्म ही नहीं होता। हर साल सैलाब आते हैं, उसी तरह आते हैं। फिर हम वहीं पे रास्ते में होटल्स बना देते हैं। अभी आपने अमीर मुकाम का होटल देखा ना, वहाँ पे जी जो हाँ स्वात में था, वो खड़ा हुआ था। वो उसको किसी ने नहीं तंग किया, क्योंकि वो अमीर मुकाम का था। तो जब जी ये पानी आएगा तो पानी तो नहीं पूछेगा कि ये अमीर मुकाम है या कोई और है। बिल्कुल। वो तो उड़ा के रख देगा। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि हम लोग सीखेंगे इससे सबक कोई, क्यों? और यही सबसे बड़ा सबक है कि हम सबक नहीं सीखते। जी हाँ, और बिल्कुल ठीक कहा आपने। और लेकिन फिर अगर आप सबक नहीं सीखेंगे तो आप ये कंटिन्यूअसली देखते आएंगे फॉर द नेक्स्ट 100 years। तो हू केयर्स? उनका क्या हाँ जाता है? मतलब आम गरीब आदमी ने मरना है ना जी। आम गरीब आदमी जी जो हाँ है वो फँसेगा, वही मरेगा, उसी के साथ सारा कुछ होगा, हादसा होगा। बाकी तो सारे ठीक-ठाक हैं, सबके साथ चल रहे हैं सिलसिले। जी जी हाँ, जब तक ये बड़ी रिप्रेजेंटेटिव बदनसीबी की गवर्नमेंट नहीं बात है। आएगी, जब तक के लोगों का को सुना नहीं जाएगा, जब तक लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, कमिटमेंट नहीं होगा सिस्टम के अंदर, तो यही देखेंगे आप। और खास तौर पे ये जो इसको जब जिस तरह आपने फरमाया कि पॉलिटिसाइजेशन हो रही है, मैंने जी सुना है कि चैनल्स को भी कहा गया है कि जी आप ज़रा थोड़ा-सा हाथ ज़रा ना खींच के रखें इनके ऊपर, थोड़ा केपीके की गवर्नमेंट को ज़रा थोड़ा-सा बताएँ। लेकिन मुझे ये बताएँ कि केपीके की गवर्नमेंट को तो चलें छोड़ें, वेयर इज़ एनडीएमए? जो जी एनडीएमए एक बनाया हुआ है, वो मुझे याद है मुशर्रफ साहब के दौर में ये शुरू हुआ था, और एक मूंछों वाले भाई साहब हुआ करते थे, वो इसको हेड करते थे उस ज़माने में। आजकल तो सुना है कि सर्विंग जनरल हैं। तो
वो क्या कर रही हैं? जी हाँ, बस आपको तो देखा है कि आर्मी की ओवररीच, फौज की ओवररीच हर जगह है, और एनडीएमए तो एक ऐसी जगह है जहाँ के ये इनको पाक किया जाता है जनरल्स को कब से, आप जैसे कह रहे हैं मुशर्रफ के जमाने से, लेकिन उसके आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं नजर आते। कुछ आपने भी नहीं कोई नजर आता। ऐसी चीज नहीं देखी कि आज की जो ये सिचुएशन आप देख रहे हैं सामने, एनडीएमए ने कोई रोल प्ले किया हो टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ पीपल दैट हैव बीन affected by these floods। तो फिर मेरा नहीं करते ख्याल क्या है, मुझे तो ये नहीं समझ एक एनडीएमए है, फिर प्रोविंशियल लेवल पे पीडीएमएज हैं, वो करते क्या है? अगर वार्निंग सिस्टम, अर्ली वार्निंग सिस्टम भी नहीं बना सकते, लोगों को ऐलानात करके बचा नहीं सकते, बता नहीं सकते, तो फिर इनका फायदा क्या है? इतनी इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, इतने इतने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, और जनाब फिर अयाशियां, ये सब किस लिए हैं? भाई तो एक सिस्टम है जो हमारा जो सिस्टम पाकिस्तान का बना हुआ है, उसमें तो आपने देखा है कि पोर्चुगल के अंदर एस्टेट डेवलप करना और पोर्चुगल के अंदर प्रॉपर्टीज एक्वायर करना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड ये जो नेशनल प्लान्स होते हैं इनके ऊपर तो लिप सर्विस ही हमने ऑलवेज प्रोवाइड की है, कोई ज्यादा इफेक्ट हमारा तो नहीं हुआ। आप देखते हैं कि एवरी 1 वीक, एवरी 2 वीक्स, एवरी मंथ हम लोग देख रहे हैं ऐसी सिचुएशन को पाकिस्तान के अंदर। आप देख रहे हैं, ये देखें कितनी आउटरेजस चीज ये रास्ते में था ना, पूरी की पूरी बिल्डिंग, पूरी की पूरी बिल्डिंग, कितने लोग इफेक्ट हुए हैं उसमें। लेकिन पाकिस्तान अल्टीमेटली तो बात यही होती है ना कि भाई हु इज पाकिस्तान। ये अभी अगस्त 14 हुआ है, इंडिपेंडेंस आई है, जस्ट फिलोसॉफिकल पॉइंट क्विकली कि भाई पाकिस्तान बना किसके लिए था? इन चीजों के लिए बना था। भाई पाकिस्तान बना था इस वजह से कि मुसलमानों को एक फ्यूचर दिया जाए, एक डेमोक्रेटिक फ्यूचर दिया जाए। आप देख रहे हैं ये क्या डेमोक्रेटिक फ्यूचर है? अच्छा, मुझे डेमोक्रेटिक फ्यूचर की तो छोड़ें आप, मुझे ये जो थोड़ा सा, क्योंकि आपने बात की है उसकी यौम पाकिस्तान की, तो ये हमने तो उस यौम पाकिस्तान पे भी सारी मिलिटराइजेशन ऑफ यौम पाकिस्तान देखी है, हर तरफ फौज और पूरा मिलिट्री ऑपरेशंस और सारे और जहाज और फलाना। ये क्या है जी हमारे माशरे में, ये क्या हो रहा है? ये माशरे के अंदर तो बहुत पहले से होता आया है। कसाना साहब ने तो देखा कि बड़ी मिलिटराइज सोसाइटी है, बड़ी फौजी सोसाइटी है। आई हैव टू से दिस। अब आप देख रहे हैं कि अगस्त 14 के ऊपर ये डिस्कशन नहीं हुई, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो डिस्कशन है फ्लैश फ्लड्स की और लोग किस तरह इफेक्ट होते हैं, डिस्कशन किस चीज की हुई? रॉकेट फोर्स की। वी शुड हैव अ रॉकेट फोर्स, और वो भी फॉर्म 47 का जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, उसने अनाउंस किया। तो मिलिटराइजेशन सिविल साइड की भी बहुत होती है, वो भी यही चीज कहते हैं जो फौज कहती है। तो आई डोंट थिंक पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज हम देख सकते हैं आगे को जिसपे हम ऑप्टिमिस्टिक हों, हम जिससे उम्मीद रख सकते हैं कि भाई कुछ हो रहा है जो पाकिस्तान के लोगों के ऊपर कुछ इम्पैक्ट आएगा, उनकी जिंदगियां बेहतर होंगी। वो तो हम नहीं देख रहे। ये तो हम तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि रॉकेट फोर्स बना देंगे, हिंदुस्तान के ऊपर हमला कर देंगे। और बिलीव में दूसरी तरफ भी आप देख लें, जो रमेश मोदी रोज बोलता रहता है। हाँ, बल्कि मैं उसकी तरफ भी आ जाते हैं कि जो मोदी ने तकरीर की है अपने 15 अगस्त के हवाले से, उसमें भी उन्होंने नया कोई डिफेंस सिस्टम बनाने का इरादा कर दिया है। वो भी कह रहे हैं कि हम भी वहां पे यही करेंगे, तो वहां पे भी मिलिटराइजेशन तो वहां पे भी बहुत हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल। और पाकिस्तान की साइज की पॉपुलेशन, कसाना साहब, वहां दे लिव इन फिल्थी पॉवर्टी इन इंडिया। पाकिस्तान की पॉपुलेशन के लोग, मैं उनकी तो पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। इंडिया हैज डन वेल इकोनॉमिकली इन रीसेंट टाइम्स, लेकिन पाकिस्तान की साइज की जो पॉपुलेशन है वो भी आजकल उसी तरह रहती है जैसे इंडियन इंडिपेंडेंस में रहती थी, और वर्स। तो दोनों मुल्कों ने यही कर रखा है। यानी कि लेट्स नॉट डिस्कस दिस फिलोसॉफिकल पॉइंट्स कि भाई कैसे वो हो रहा है, बट एनीवे दोनों के एस्टेब्लिशमेंट जो हैं एक दूसरे से दे फीड ऑफ ईच अदर, एंड इसमें लोग जो हैं पिसे जाते हैं। नथिंग हैज चेंज्ड। नहीं, लेकिन अब ये जो मोदी साहब कह रहे हैं, ये पाकिस्तान को डायरेक्टली थ्रेट कर रहे हैं। जो भी उन्होंने डिफेंस सिस्टम का कहा है, जाहिर है वो भी अब अपना कुछ ना कुछ तो दिखाएंगे ना हमें। जी हाँ, बिल्कुल। और आपने तो ये देखा होगा कि भाई और किससे वो करेंगे, उनके तो और तो कोई एनिमीज ही नहीं है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया ने ऐसा कर लिया खुद को कि उन्होंने पाकिस्तान को सिर्फ एनिमी बना के लास्ट 25-30 ईयर्स से
बहुत ही डिमोनाइज किया। बड़ी अफसोस की बात यह है, पाकिस्तान इज नॉट एन एनिमी इन एज सच, कोई ऐसी बात नहीं, लीडर्स की प्रॉब्लम्स है बिटवीन ईच अदर, बट एनीवे वो तो कहते हैं वी विल नॉट टॉलरेट न्यूक्लियर ब्लैकमेल। हाँ, whether they will tolerate or not, it is a reality। ये समझने की बात है। ये इनको समझ लेना चाहिए अब ये कि इट इज देयर एंड दे हैव टू लर्न टू लिव विद इट, और थ्रेट्स ना करें, बैठ के बात करें। यही तो इनसे होता नहीं है ना, यही तो मसला है, यही तो सबसे बड़ी बात है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया साद भाई, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी। उम्मीद है कि आपका जो बिग एप्पल का दौरा है वो ठीक चल रहा होगा। आप मेरा ख्याल है टाइम स्क्वायर वगैरह की सैर सूर कर चुके होंगे, और आप न्यूयॉर्क की ट्रेन्स का भी सफर कर रहे होंगे, वहाँ पे यशी कर रहे होंगे आप। ठीक है, कर लें। कभी हम भी जाया करते थे वहाँ पे। चलें, आप बहुत जाते थे, आप तो बहुत रेनाउंड हैं। एनीवे, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आपसे जल्दी मुलाकात होगी, एंड इंशाल्लाह जब आप वापस पहुंचेंगे घर तो फिर इंशाल्लाह जल्दी से मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।